आज यहाँ पर अपने परिवार सिलेक्शन महाकुंभ में बहुत ही प्रिय मित्र और बंधु सखा मित्रगण आए हुए हैं। एक एक करके हम आप सभी से रूबरू कराएंगे। उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुनील वर्मा जी का, और उसके बाद जो अपने नेक्स्ट प्रिय बंधु सखा हैं, बहुत ही अजीज मित्र विनय वर्मा जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। और अगले जो हैं अपने बहुत ही चहीते और साथ में जो कार्यरत भी हैं राज बहादुर जुबे जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। आइए आइए, चलिए तो अपने विनय सर से कुछ परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आज इस श्री राम जन्मभूमि की धरा पर इस सिलेक्शन महाकुंभ में जो मेरे परम मित्र शशांक मौर्य जी हैं, इनकी शानदार उपस्थिति में ये सिलेक्शन महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। यूट्यूब है, ऑनलाइन है। आज सभी छात्रों से निवेदन है, इस यूट्यूब ऑनलाइन का क्लास समय से लिया करें। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बगल में शशांक इसके डायरेक्टर हैं, बगल में मेरे परम मित्र सुनील वर्मा जी हैं, और बगल में दुबे जी हैं। हम सभी एक जो इस समय एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। एजुकेशन सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो हमें एजुकेशन समझना पड़ेगा। एजुकेशन होता है कि द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ लाइफ। किसी की जीवन में जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक ऐसी संविधान की रचना की है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। आज हम उस संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तब जाके हमें यह पता चलता है कि एजुकेशन की पावर क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। क्योंकि आज हर एक युवा को, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी हो, चाहे जिस वर्ग का हो, उनको एजुकेशन सबसे जरूरी है। लेकिन आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेशन सिस्टम से हटकर तमाम तरह की विभिन्न गतिविधियों में लिप्त है। उसे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, और ये आपका सिलेक्शन महाकुंभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी इससे जुड़कर अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं दुबे जी से कि आप बताएं कि आज का जो हमारा युवा है, ये इसका एजुकेशन सिस्टम जो है ये किस तरफ जा रहा है। दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शशांक सर। जी जी बिल्कुल। और सर्वप्रथम मैं आप सबको जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूँ राज दुबे और स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ पे भारत भूमि की इस पावन धरा श्री अयोध्या धाम से। जैसा कि आपने बताया सर कि एजुकेशन सिस्टम, युवा कहाँ भटक रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊँगा कि युवा जो आजकल के हैं, ये इनसे एक कोई सटीक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा है इनको। तो ये यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, और जैसा आपने बताया 5G तरीका आप पढ़ाते हैं, हमारे सर ये जो है याद कराते हैं। हमने ऐसे मतलब 1-2 बार मुलाकातों में हमने इनके ऐसे ऐसे तरीके देखे हैं, ऐसे ऐसे सुने हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इनका। यहाँ पे क्या है कि आपको पढ़ाया नहीं बल्कि क्या है रटाया जाता है। और आज का सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, याद होने से होगा, और याद होने का मात्र एक ही तरीका है, सिलेक्शन महाकुंभ। यहाँ आएँ और सिलेक्शन लें, बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी मौज में काटें। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा भटक रहा है क्योंकि सही समय पे उसको सही गाइडेंस या कोई मार्गदर्शन करने वाला, या फिर वो खुद से वो भटक रहा है क्योंकि उसको मार्गदर्शन सही मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आप सही समय पे सही चीज़ करें तो सब कुछ सही होता जाएगा। और मैं अब हमारे अजीज मित्र, मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये है कि आजकल जो बच्चे प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें बच्चों को उनके वजन से या उनकी उम्र से ज़्यादा कापी किताबें दी जाती है। ये एजुकेशन सिस्टम सही है गलत? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आजकल बच्चे क्या है, उनकी कमर टूट जाती है, इतना ज़्यादा बैग इतना भारी होता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये तो गलत है सरासर। उनको एक बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट जो है एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौज मस्ती में पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए। ये जो भारी भरकम बता रहे हैं आप, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आजकल बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है, एक आप टैबलेट रख के जाएँ, पूरा अपना सिस्टम बैग हल्का हो गया। बस ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको। अभी 2020-21 में कोरोना काल चला हुआ देश में, हमारे देश में कोरोना काल की इतनी महामारी हुई। हम सब ने देखा उसमें कि जो एजुकेशन सिस्टम जो ऑनलाइन हो रहा था, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, उससे कुछ हद तक क्या ये सिस्टम सही हो सकता है? उस तरह से अगर कुछ किया जाता? हाँ, बहुत हो सकता है। अभी आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स धीरे धीरे चल रही थी। हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे खान सर हुए, फिर रोजगार विद अंकित हुए। ये लोग पढ़ा रहे थे लेकिन इनको कोई जान नहीं रहा था। तो कोरोना टाइम में ये लोग इतने अच्छे से उभरे हैं, इतने अच्छे से उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एक प्रकार से डिजिटल इंडिया हो रहा है, और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो रही है। तो किताबों का बोझ कम हो रहा है, और हल्का तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं, तो आप भी देख रहे होंगे। चलिए, मेरे बीच में मेरे परम मित्र और युवा नेता जिसे बोल सकते हैं, सुनील वर्मा जी उपस्थित हैं। मेरा एजुकेशन सिस्टम से लेकर एक सवाल इनसे है कि क्या एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, इसमें अभी हमने देखा है कि पेपर लीक का मामला, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो क्या इस पर सरकार का क्या थीम है, क्या रोक लगा सकती है वो? एजुकेशन जो बता रहे हैं आप, पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट होने का रीज़न ये नहीं है, सरकार तो उस पर बैन लगा के रखी है, सरकार पूर्ण रूप से संघर्षशील है। बट हमारा जो सिस्टम है,
पेपर मतलब जहाँ से प्रिंट प्रेसर होता है, आज अभी अभी न्यूज आया था, एसटीएफ ने वहाँ पर जांच किया है, जो पेपर प्रेस वाले थे उन्होंने किसी तरह से उसको चोरी कर लिया था, चोरी करके फिर एग्जाम जब आया तो उसी समय वायरल किए। और आप जो कह रहे हैं एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, मैं एजुकेशन को बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। आज का जो स्टूडेंट है उसके माँ बाप अगर अच्छे आर्थिक धन में मजबूत हैं तो अपने बेटे को कहेंगे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन उस बच्चे से ये नहीं पूछना चाहते हैं कि बेटा आपको इंग्लिश आती है, मैथ आती है, क्या आती है क्या नहीं आती। मतलब उनकी मानसिक सोच को नहीं देखते हैं कि ये बीए करने लायक है, बीएससी करने लायक है, बीटेक करने लायक है, क्या करने लायक है। आप एक बार उस बच्चे से पूछें, जैसे हमारे गुजरात और महाराष्ट्र ऐसा शहर हुआ जो शहर डेवलपमेंट है, गांव की बात छोड़ दीजिए। जो गुजरात में देखा जाता है कि जब कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो उसको बिजनेस कराया जाता है। जब बिजनेस करता है तो उसका माइंड जो होता है बड़ा फोकस करता है, डेवलपमेंट करता है। जब वो काफी प्रेशराइज हो जाता है, मतलब उसका दिमाग थक जाता है, तब वो बोलता है यार बड़ा वर्क करना पड़ रहा है, अगर पढ़ लेता तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो कम वर्क करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं, आप जिस विभाग में रहो, कोई भी विभाग हो, चाहे बिजनेस हो आपका, चाहे नौकरी हो, हर में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो एजुकेशन में गांव के लोगों को भी समझना चाहिए और अपने समाज के अगल बगल लोगों को बताना चाहिए, जिसकी जो स्टेबिलिटी हो वही वो करे। जैसे बीए करना, बीए कोई आसान चीज़ नहीं है, बीए भी पढ़ना आपको काफ़ी मतलब मेहनत लगेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ, ऐसे में आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम भरें, आप वहाँ क्वालिफाई हों और वहाँ एडमिशन ले। छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेके और कहीं बंबई दिल्ली मत जाइए। कोई चीज़ पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। जैसे हम लोग जब इलाहाबाद सन 2011 में गए तो हम लोगों ने फॉर्म अपना गोंडा जिला में भरवा दिया और हम लोग वहाँ कोचिंग करने लगे, कोचिंग पढ़ते थे। तो यहाँ कहीं फॉर्म भरना होता था तो यहाँ चले आओ, प्रैक्टिकल है, फिर गोंडा चले आओ। तो हम लोग क्या पढ़ पाते थे, मंथली भर घूमते रहते थे। बाद में धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आई। ग्रेजुएशन जब हम लोगों ने किया तो कॉलेज से किया, फिर अच्छा खासा पढ़ा, बीटीसी किया तब भी कॉलेज से किया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन सिस्टम जब हम सुधार पाएंगे, जब अपने बाहर के वातावरण को समझो और उनको समझाओ बच्चों को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप तुरंत उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाने लगेंगे, मम्मी पापा वो कहना सीखे नहीं, आप बोलोगे इंग्लिश में सिखाओ। अब फादर मतलब उसको पता नहीं कि पिता होती है, अंकल मतलब चाचा मौसी मौसिया होता है। तो आप उसको वातावरण में पहले हिंदी में पढ़ाओ, अपना मातृभाषा हिंदी है, हिंदी पढ़ाने के बाद आप इंग्लिश में लेके जाओ, 6 से उसको सिखाओ, फिर सीबीएसई बोर्ड पढ़ाओ, तब वो जाके कुछ सीख पाएगा। तब चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कुछ भी कर सकता है, तब वो डेवलप हो सकता है। जैसे मिस्टर ए शशांक जी हैं, इनकी एजुकेशन मैथ इंग्लिश अच्छे थे और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते थे हमारे क्लास में, मतलब और हमारा जीएस वगैरह बढ़िया था। तो हमारे कहने का मतलब है विनय जी अभी और कुछ बताएंगे आपको, लीजिए इनसे। अब मेरा सवाल एक शशांक सर से है। जी जी बिल्कुल। अभी एक शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो एजुकेशन है, जैसे कोई किसान का बेटा है, ठीक है ना, तो वो जो है किसान ही रहेगा। कोई डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर का बच्चा है तो इंजीनियर बनेगा। ये शिक्षा नीति में आई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जैसे कोई अगर किसान का लड़का है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो क्या वो गलत है? क्योंकि शिक्षा नीति में यह है कि जो जिस तरह से उसी तरह से वो डेवलप करे वो। नहीं ऐसा, मतलब शिक्षा नीति में यह है कि जो जिस कैटेगरी का हो उसी तरह वो डेवलप करे अपने आप को या अपने परिवार को। तो क्या अगर एक किसान का बेटा डॉक्टर बनना चाहे तो क्या वो नहीं बन सकता है? देखिए अब इस पर तो हम 2 शब्द कहना चाहेंगे। जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही अधिक दहाड़ेगा। अर्थात शिक्षा ही आपका ये जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। जब इसको आप सेंटर में रख कर चलेंगे तभी आपका इस जमाने में जो आने वाला टाइम आ रहा है तभी कुछ संभव हो सकता। अगर वरना तो खाने पीने के लिए, ज़िंदगी काटने के लिए तो ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी। लेकिन जैसे डॉक्टर का ये कोई चीज़ है, आप देखिए जो कोई भी महान बने हैं, जैसे आपने कहा कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा, वो शिक्षा नीति ठीक है, जो है जैसा है, बहुत उसमें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने लागू किया है वो हम आप सबसे कहीं ना आगे रहे होंगे तभी उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर आप में काबिलियत है, आप इतनी अंदर टैलेंट लाइए, कोई भी चीज़ है, आप कितने भी कमज़ोर हो, किसान क्या हो, आपके पास खेती भी ना हो, मतलब आप सिंगल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कर दिखाने की, तो आप डेफिनेटली कर देंगे। वो संविधान क्या चीज़ है, वो क्या नीति क्या है, आप अपने अंदर टैलेंट रखिए, निश्चित ही आप उस जो इंजीनियर डॉक्टर बात करते हैं बनने की, आप 100% नहीं 500% के साथ गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जरूर बनेंगे। लेकिन वो आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए। जैसे क्या है आजकल वो जज्बा और जुनून रह ही नहीं गया। आप निकल देते हैं पढ़ने के लिए, कहीं भी चले गए, अयोध्या चले गए या कहीं भी चले गए, या मान लीजिए लखनऊ दिल्ली, आप पढ़ेंगे नहीं और वो पढ़ने का तरीका सही से नहीं जानेंगे तो क्या आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं सफल होंगे। हर एक का तरीका होता है, रणनीति होता है। जैसे सर लोग ही लखनऊ से मान लीजिए अयोध्या होकर क्या नाम है, फिर यहाँ अपने घर के लिए अभी प्रस्थान करेंगे।
बहुत चले, मान लीजिए 100 किलोमीटर में ही चला के आ गए, 150 में, अगर यही इनकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाए, 1000 किलोमीटर चल दें, क्या अयोध्या और अपने घर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों को संक्षेप में करते हुए कि अगर आप, एक कहावत है कि अगर कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात मिल जाती है आपको दिलाने में। बस यही कहना चाहेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बात सही है, जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, सिलेक्शन महाकुंभ के जो अगुवा हैं इन्होंने बताया कि अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहते हैं, चाहे वो जिस चीज़ में, जिस फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हासिल होती है। बिल्कुल, ये कोई जो आपने कहा जैसे शिक्षा नीति, अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कर दिखाने की, ये क्या वो नीत बदल जाएगा। आप उस चीज से तो वो मतलब पागलपन तो लाइए, जुनून तो लाइए। क्या है, सोचते हैं कि एडमिशन करा लिए हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सिलेबस ले लिए हैं, कोई कोर्स ले लिए हैं, तो मतलब आप सोचते हैं क्या हो जाएगा। अभी जैसे हमारा ही क्लास है, इतना अच्छा तक आज ये भी आप लिख के ही चाहे रख लीजिए, जो हमने आपको यहाँ कंटेंट दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में वो चीज़ नहीं पाएंगे। आप सभी लोग को क्या है, पढ़ते बहुत है, लेकिन आप सभी लोग ये जान लीजिए आज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप बताइए, अगर आपको वो चीज़ का आंसर नहीं याद है, आप सिलेक्शन ले लेंगे? जब तक आप उस आंसर को नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ आप पढ़ने आए हुए हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मुख्य बिंदु या मेन फोकस सिलेक्शन है। और सिलेक्शन का एक ही फंडा है, क्या है, एक क्या दो मान लीजिए, एक तो आंसर याद होना चाहिए, और याद करने का तरीका कौन सा होना चाहिए? अब जो 5G तरीका आ गया है, मतलब जो प्रश्न को अलग पढ़ते हैं और बाद में सर्च करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ये चीज नहीं करना है। हमने ऐसा इजाद किया है कि प्रश्न और उत्तर एक ही में ऐसा रहे कि आप प्रश्न बोले तो आंसर निकल के आए। जैसे क्या होता, अभी आप सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक आता है आवर सारणी, आता है ना आवर सारणी, तो हर एक के दिमाग में जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उनको पता हो गया होगा कि मेंडलीव की, राइट। लेकिन अगर यही हम अभी क्वांटम थ्योरी पूछ लें तो शायद ही बता पाएंगे, राइट। पता है दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि काश हम लोग जब पढ़े थे, जैसे मेंडलीव की आवर सारणी एक साथ हेडिंग डाले थे, ऐसे ही क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक ही में जोड़कर पढ़े होते तो ये क्वांटम बोलते तो प्लैंक याद आता कि ना आता। तो यही तरीका हम चाह रहे हैं आप लोग अप्लाई करें, और सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा ही। अब सर आप क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी सोशल मीडिया पर देखते हैं, एक सवाल आपसे दुबे जी, हम लोग सभी सोशल मीडिया पर देखते हैं, तमाम एक छोटी छोटी रील्स वीडियो आते हैं, उसमें बताया जाता है कि बिहार का युवा IAS बनता है, हरियाणा का युवा कुश्ती में जाता है, खेल में जाता है। अपना जो यूपी का है, यूपी का युवा या तो युवा नेता और या फिर किसी नेता, नहीं गुंडा नहीं, किसी नेता या किसी नेता के बगल में खड़े होकर सौभाग्य प्राप्त करने की फोटो। तो क्या प्रचलन जो चल रहा है आजकल यूपी के युवाओं में, ये कहाँ तक एजुकेशन सिस्टम में सही है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये आप बस 30 सेकंड या 20 सेकंड के वीडियोज में आप देख रहे हैं जी। अगर वाकई आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो ये जो बिहार और वहाँ की तुलना दे रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उससे बेहतर है जी। आप लखनऊ में जाएं, कानपुर जाएं, गाजियाबाद जाएं, जहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए आप, यहाँ सबसे ज़्यादा सिविल में आप देखेंगे सिलेक्शन यहाँ के होते हैं। अगर नंबर आप कैंडिडेट्स देखा जाए तो वो जो एक कहावत है कि यूपी वाले गुटखा में और सिर गुंडई में और किसी नेता के साथ फोटो हो गई तो फोटो खिंचवाने का या पुरानी जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे सिर्फ जुमलेबाजी है, बाकी ऐसा असलियत नहीं है। धरा पर आप जब जाएंगे असलियत में तो अलग माहौल है। बाकी कहीं ये भी सही है कि कुछ ना कुछ तो है ही है। तो इस पर हम 2 लाइन कह दें सर। इसमें जैसे हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि आप जैसा सर कह रहे हैं टिकटॉक देखते हैं या इस पर जाते हैं या फिर युवा नेता या ऐसा, देखिए या तो युवा नेता बन रहे हैं तो या तो उस लायक बनिए, वहां तक जाइए कि मतलब आपके करियर सेटल हो जाए, और अगर बीच में और खाली काम चलाओ तो वही हुई जैसे हमने क्या बताया, ट्रक के पीछे लिखा था, आज दीवाने निकले कल कमाने निकलना पड़ेगा। मतलब आप वहीं रास्ते से गुजरोगे तो 10 के 20 रुपया किलो, 2 किलो, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। मतलब आपको जो करियर है वो सही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बस वही टिकटॉक में ही ऐसे लाइफ गुजर जाएगा, ना कोई बगल का जाने का ना। और इस पर हमारे सर कुछ कहने जा रहे हैं। और इसी पर मैं मतलब जो कहे हैं, मतलब जो अभी विनय जी कहे हैं कि युवा नेता हमारे उत्तर प्रदेश में जो बन रहे हैं, युवा नेता बन रहे हैं वो सही है। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा सरकार है जहां एक IAS AK शर्मा जो बिजली विभाग के समय मंत्री हैं, IAS होने के बाद नेतागिरी कर रहे हैं और बिजली विभाग के मंत्री हैं। बाबू कल्याण सिंह के लड़के सतीश जी जो हैं, सतीश सिंह शिक्षा मंत्री जो हैं, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं विदेश में। और बिहार की बात आप क्या कर रहे हैं, लालू जैसे दूध बेचने वाले लोग वो मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री, वो रेल क्या चलाएंगे यार,
अपना उत्तर प्रदेश बहुत जागरूक है, पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर गढ़ता है, फिर हर चीज़ से वो तैयार हो जाता है, फिर नेतागिरी करता है। नेतागिरी करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा वर्क लगते हैं भाई। उसमें पढ़ने वाले भी लोग मिलेंगे और इसके बाद संघर्ष करने वाले लोग भी मिलेंगे, प्लस किसान भी मिलेगा। हर प्रकार का आप संतुष्ट होकर तब नेता बन पाएंगे। नेता लीडर बनना एक समझ लीजिए जैसे हमारे महान जागृति लोग थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी आदि लोग थे, उन्हें के पीछे वही नेता बनेगा भाई। तो नेता बहुत संघर्ष के बाद पढ़ना है। लीजिए विनय जी। तो शब्दों के साथ में यहाँ पर हम सब लोगों का चर्चा पर चर्चा रहा, और चर्चा पर चर्चा करने का उद्देश्य ये भी रहा है कि जो अपने सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, वो भी अपने बारे में एक दूसरे से रिलेट करके समझें कि लाइफ कैसे क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं तो फिर बाद में क्या होगा। अभी आज अगर मज़ा कर लेंगे 5 साल 3 साल, तो आगे आने वाली 50 साल आपकी ये मान के चलिए लाइफ फिर बहुत नीचे जाने वाली। और अगर यही 5 साल थोड़ा नीचे करके थोड़ा अच्छे से अपने आप को डेवलप कर लिए, कहीं बढ़िया प्लेटफॉर्म पर स्टैंड कर लिए, तो वो जो 50 साल की जो लाइफ आगे वाली रहेगी वो महाराजा वाली लाइफ रहेगी। तो बस यही सब कहना है। और आप सभी हमारे यहाँ परिवार में, अपने परिवार में आए और जुड़े, इसके लिए हम सभी अपने दर्शक की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।